नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा अनुमान है कि आप सब सही सलामत होंगे। कोरोना के दौरान अपना ख्याल रखें, आप घर पर ही रहें, अकेलापन महसूस न करें, मेहनत करें, खूब सारी अपने समय को डिवाइड कर लें। आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। संविधान की क्लास में आज थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। मैं आज लेकर आया हूँ सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण 20 सवाल। आप आराम से बैठें, कॉपी पेंसिल ले लें। मेरा अनुरोध है कॉपी पेंसिल ले लें और 8-10 पेज ले लें, शांतिपूर्वक बैठें। वीडियो में कहीं दिक्कत आए तो थोड़ा सा आराम कर लें, फिर दोबारा देख लें। इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी और जब क्लास ख़त्म हो जाए आप वीडियो पूरी कर लें तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अनुमान है मुझे बहुत अच्छी लगेगी आपको ये क्लास। तो चलो देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप लिख लेना। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। बेसिकली 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता और समाजवाद। ये तीनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इन तीनों शब्दों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था। मित्रों, मैं आपको बता दूं, 42वां संविधान संशोधन बहुत विस्तृत है। वो इतना बड़ा था, इतने सारे बदलाव सरकार ने उसमें किए थे कि उसको मिनी संविधान या छोटा संविधान भी कहा जाता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखवा देता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही थी। देखिए, आज की कक्षा में पहली चीज मैं ये लिखवाना चाहता हूं आपको कि उसके द्वारा अनुच्छेद 31 में क्लॉज ग जोड़ी गई थी और अनुच्छेद 31 की क्लॉज ग के द्वारा आप इतना ही लिख लेना केवल कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के ऊपर वरीयता दी गई। ये सब मामला क्या है ये हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि यहाँ इसका उल्लेख करना उचित नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39 में एक क्लॉज जोड़ी गई 39 के, और इसमें कहा गया कि भारत में सभी को समान न्याय होगा और निःशुल्क विधि सहायता होगी। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता होगी। अनुच्छेद 43 के जोड़ा गया इसके द्वारा। अनुच्छेद 43 में के एक क्लॉज जोड़ी गई जिसमें कहा गया कि उद्योगों में कर्मकारों की, जो कर्मचारी हैं, उनकी भूमिका होगी उद्योगों के संचालन में। उसी के आधार पे दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत सारे जो मजदूर संगठन आदि बनाए गए। ठीक है। अनुच्छेद 48 के में जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 के में जोड़ा गया कि राज्य पर्यावरण और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करेगा राज्य। अनुच्छेद 74 में जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे। आप लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे। सॉरी। और दोस्तों अनुच्छेद 368 में क्लॉज 4 जोड़ी गई। याद रखना है आपको, अनुच्छेद 368 में क्लॉज 4 जोड़ी गई और इसके द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 368 के द्वारा जो संविधान संशोधन किया जाएगा उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 13 में पहले ही कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा कर सकता है उच्चतम न्यायालय को, यह अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 368 क्लॉज 4 के अंतर्गत ये लिख दिया गया कि इसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती। अगर न्यायिक समीक्षा की बात है तो हमारी एक पहली वीडियो आप देख लीजिएगा जिसमें अनुच्छेद 13 का मैंने उल्लेख किया है दोस्तों। एक और चीज जोड़ी गई जिसमें इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं कि राज्यों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर सकती है केंद्र सरकार जब चाहे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2,
आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपको मजा आएगा, बढ़िया लगेगा। आप कॉपी पेन लेकर इन्हें लिखते रहिए दोस्तों, और जरूर बताना बाद में कि कैसा लगता है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तीसरा क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया है आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों आकस्मिक निधि क्या होती है? एक ऐसी निधि होती है कि राष्ट्रपति इसमें रखे गए पैसे को खर्च कर सकते हैं अपनी मर्जी के आधार पर, अर्थात यहाँ से पैसा खर्च करने के लिए राष्ट्रपति को संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। ये याद रखना है, संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, ऐसी निधि है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? तो इसका उत्तर होगा संसद के पास हैं। अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं दोस्तों। अब यहां पर उल्लेख ये बात आनी है कि अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं मित्रों? अनुसूची संख्या अनुसूची 7 में 3 सूचियों का उल्लेख है। यहां से आपको बात समझ में आएगी। पहली सूची संघ सूची, दूसरी सूची राज्य सूची, तीसरी सूची समवर्ती सूची। तो यहां पर ये समझ लो, संघ सूची में दिए गए कुछ विषय रखे गए हैं तीनों सूचियों में। संघ सूची में रखे गए सभी विषयों पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में रखे गए विषयों पर कानून केवल राज्य सरकार बना सकती है। समवर्ती सूची में रखे गए सभी विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। यदि समवर्ती सूची में रखे किसी भी विषय पर कानून पहले ही राज्य सरकार बना चुकी है और फिर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है, तो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये समवर्ती सूची है। तो ठीक है, यहाँ पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, यहाँ पर राज्य सरकार कानून बनाती है, यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन जब केंद्र सरकार कानून बना देगी तो राज्य सरकार के कानून मान्य नहीं होंगे। अब हम आते हैं अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं। अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों वैसी शक्तियां होती हैं, ऐसे विषय होते हैं जिन विषयों को तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं रखा गया है। ऐसे विषय जो ना तो केंद्र सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में, उनको अवशिष्ट विषय कहा जाता है। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को अर्थात केंद्र सरकार को है। तो इसका उत्तर होगा संसद। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, कौन होता है? दोस्तों ये आपको लिखने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन, आज मैं ऐसी क्लास लेकर आया हूं। तो सॉलिसिटर जनरली ये प्रश्न ऐसे किया गया था कि सॉलिसिटर जनरल का काम क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल का काम होता है कानूनी सहायता प्रदान करना। तो दोस्तों इस सवाल में आपको ये जानना है कि भारत में एक महान्यायवादी होते हैं और महान्यायवादी की मदद करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं और सॉलिसिटर जनरल की मदद करने के लिए अन्य सॉलिसिटर जनरल होते हैं। समझ लीजिए, एक सॉलिसिटर, भारत में एक महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी के नीचे एक पद होता है सॉलिसिटर जनरल का, और सॉलिसिटर जनरल की मदद करने के लिए अन्य सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो महान्यायवादी का भी वही काम है, सॉलिसिटर जनरल भी सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह प्रदान करते हैं। इसका उत्तर हो गया सॉलिसिटर जनरल का। अब क्वेश्चन आता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार हटाया जाता है? भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत में एक निर्वाचन आयोग होता है जिसे कहते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसका काम होता है केंद्र सरकार के चुनाव कराना, और तो ये केंद्र सरकार के चुनाव कराता है, केंद्र सरकार के चुनाव कराता है। केंद्र सरकार से तात्पर्य होता है राष्ट्रपति के चुनाव कराता है और लोकसभा के चुनाव कराता है, राज्यसभा के चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। ये सारी चीज़ें मित्रों आप लिखते रहना। केंद्र सरकार के चुनाव कराना इसका काम है और
राज्य सरकार का मतलब विधानसभा के चुनाव कराता है, विधान परिषद के चुनाव कराता है, विधानसभा के भी चुनाव कराता है और विधान परिषद के भी चुनाव कराता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है, अनुच्छेद 324 में है इसका उल्लेख। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। मित्रों, इस समय इसके 3 लोग होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये कहानी कैसे है, कितने हुआ करते थे, 1989 तक ये कुछ और था, लेकिन अब इसमें 3 होते हैं। उसकी व्याख्या हम अगली क्लासेस में करेंगे। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसको महाभियोग के द्वारा महाभियोग की पद्धति से हटाया जाता है, अर्थात दोनों महाभियोग के द्वारा नहीं, महाभियोग की पद्धति से, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और इसमें ये कहा गया है कि दोनों संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के माध्यम से इसे पास किया जाएगा, इनको हटाने का प्रस्ताव, और तब इन्हें हटाया जाएगा। योजना आयोग कब समाप्त हुआ मित्रों? योजना आयोग एक संस्था थी जो 1950 में स्थापित हुई थी। इसका काम था भारत सरकार के लिए योजनाएं बनाना। इसकी जगह मोदी सरकार ने नीति आयोग बना दिया है और नीति आयोग ने काम करना शुरू किया 1 जनवरी 2015 से। तो नीति आयोग बन गया है। नीति आयोग योजना आयोग की जगह काम करता है 1 जनवरी 2015 से। इसका उत्तर हो गया एक दोस्तों, योजना आयोग कब समाप्त हुआ? राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकते हैं? इसमें प्रश्न थोड़ा सा विस्तृत था। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है दोस्तों। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। तो प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब है? तो विकल्प ऐसे दिए गए थे। चलो विकल्पों को छोड़िए, आप ये ऐसा देखिए कि राष्ट्रपति तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं कि जब संसद की बैठकें ना हो रही हों। देखिए मित्रों, मैं बताता हूं, संसद के 2 सदन होते हैं। संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं मित्रों, इन सवालों को लिख लेना, इन चीजों को लिख लेना। तो लोकसभा की बैठकें अलग होती हैं, राज्यसभा की बैठकें अलग होती हैं। उन बैठकों को सत्र कहा जाता है। इन्हीं सत्रों में कानून बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, अध्यादेश एक कानून ही होता है जिसको राष्ट्रपति जारी करते हैं, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करते हैं। तो जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें ना हो रही हों, या तो दोनों की बैठकें ना संभव हो, या फिर दोनों में से किसी एक की बैठक संभव ना हो, पर कानून बनाना बहुत आवश्यक हो रहा हो, तो उस समय राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 123 के द्वारा कि वो एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब अध्यादेश क्या होता है, इसकी बात हम आगे की क्लासेस में करेंगे। आपको केवल इनके इनके उत्तर जानने हैं दोस्तों। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे हुए हैं कुल 8 क्वेश्चन। 9वां देखिए, समुचित पर्यावरण का अधिकार। यह क्वेश्चन था, समुचित पर्यावरण का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया? इसका उत्तर होगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है समुचित पर्यावरण का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 में कहा, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है, मैंने कल की क्लास में भी ये बताया था, कि कोई आदमी गरिमापूर्वक अपने जीवन को जी सके। इसका मतलब ये होता है, गरिमापूर्वक का क्या मतलब, पूर्ण का क्या मतलब होता है, उसको अच्छी हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, भोजन चाहिए, खाने के लिए, रहने के लिए घर चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है तो अच्छा पर्यावरण चाहिए। यहाँ पर उल्लेख है, मेरा समुचित पर्यावरण का उल्लेख है। बहुत सारे वादों में ये बहुत सारे निर्णय दिए गए। यहाँ पर अभी आप इतना ही सीखिए, और एक अनुच्छेद 21 पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो विस्तृत रूप में आपको बाद में मैं समझा दूंगा। आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 10 देखिए, अनुच्छेद 368 कहां से लिया गया है? अभी हमने अनुच्छेद 368
नहीं, 368 पहली बार उल्लेख में आ रहा है, अभी किया था हमने कि अनुच्छेद 368 में क्लॉज 4 जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो कि अनुच्छेद 13 में दिया हुआ है, याद होगा आपको। तो अब अनुच्छेद 13 कहाँ से, अनुच्छेद 13 को कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 13 लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, लिख लीजिए इसके बारे में एक चीज लिख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है इसको, अनुच्छेद 13 को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 13 भाग 20 में है और अनुच्छेद 13 संविधान के भाग 20 में है और अनुच्छेद 13 कहाँ से लिया गया है, अनुच्छेद 13 को कहाँ से लिया गया है, इसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, भाग 20 में है। और क्या है सर, इसमें अनुच्छेद यस अनुच्छेद 368 में है क्या, 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यहां पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूं चीजों को दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, एक मिनट रुकना। यस, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, देखिए संविधान में संशोधन जो है, संविधान में संशोधन जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो आप इस चीजों को लिखते रहना दोस्तों, मैंने कहा था कि आप पेन वगैरह लेकर बैठे तभी ये क्लास बन पाएगी। तो 3 प्रकार कैसे हैं मैं ये बता देता हूँ, 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो 3 प्रकार होते हैं, एक साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, एक साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है, एक विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है, और एक होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों की हाँ मतलब कि हाँ 1/2 राज्य भी उस प्रस्ताव को पास कर दें। तो दोस्तों मैं दोबारा से बता रहा हूं, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो साधारण बहुमत, साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1 आदमी चाहिए। तो जितने एक सदन में जितने भी सदस्य हैं उनके आधे चाहिए और आधे से 1 ज्यादा चाहिए, तो ये साधारण बहुमत होगा। कोई प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो पास हो जाएगा। विशेष बहुमत जो होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा, विशेष बहुमत के लिए 2/3 सदस्य चाहिए। 2/3 का मतलब होता है सदस्य की इसका कुछ और थोड़ा ब्रॉडर सेंस में इसका मतलब है कि जितने सदस्य हैं उनका आधा प्लस जो टोटल सदन की जितनी संख्या है उसका आधा, और जितने उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत से कोई बिल जब कोई प्रस्ताव जब पास होगा तो उसको विशेष बहुमत से पास किया गया प्रस्ताव माना जाएगा। एक है विशेष बहुमत, तो विशेष बहुमत तो यही होगा, और आधे राज्य भी उसके लिए हाँ कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें से पास किए जाने वाले जो प्रस्ताव है वो अलग होते हैं, इससे पास किए जाने वाले प्रस्ताव अलग होते हैं, और इससे पास किए जाने वाले प्रस्ताव अलग होते हैं। इनकी व्याख्या हम एक दिन अनुच्छेद 368 पूरा का पूरा लेंगे, आप तब समझ लेना। तो यहीं तक की बात है। कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कौन से भाग में है, ये अनुच्छेद 20 में है। इसमें क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कई बार ऐसा प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी गई है, कौन से भाग में है। संविधान अनुच्छेद 368 या संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है, तो ये उत्तर होगा। अब मैंने बता दिया। एक चीज और ध्यान रखना, अनुच्छेद 368 के तहत केवल 2 प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया को मान्यता दी गई है, याद रखना है। अनुच्छेद 368 के तहत केवल 2 प्रकार के संविधान संशोधन को मान्यता दी गई है। और मैं ये एक बात पहले बता चुका हूं, अनुच्छेद 368 में क्लॉज 4 जोड़ा गया था। संविधान संशोधन 1942वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसमें कहा गया था कि इसके द्वारा जो किया गया परिवर्तन है वह उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको आनंद आ रहा होगा। आप लिखते रहना प्लीज। आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो देखेंगे 2, 4, 6 पेज तो आपके भर ही जाएंगे। और अभी तो हम अनुच्छेद 368 की हमने बात की है, और मेरा अनुमान है कि आपको
खूब प्रसन्न होंगे, खूब आनंद आ रहा होगा। और अगर आप कहेंगे तो एक बार लिख के बता देना। ऐसी क्लासेस हम लंबी लंबी चलाएंगे। थोड़ा देखिए और आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार कब मिला? तो इसका उत्तर है 2005 में। 2005 में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतीयों को सूचना का अधिकार कब मिला। उत्तर होगा 2005 में। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है मित्रों? तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। तो ये मैं बताता हूँ, संविधान की कुंजी कहा जाता है उद्देशिका को। उद्देशिका पर हम एक वीडियो बना चुके हैं और वीडियो बना देंगे। उद्देशिका में बहुत सारी चीजें हैं। क्या है उद्देशिका को कुंजी क्यों कहा जाता है? मित्रों गौर से सुनिए। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। इस निर्णय में कहा गया था कि जो उद्देशिका है संविधान का अंग है, याद रखना है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था जिसमें कहा गया था कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग है। संविधान का अंग है, ये भी क्वेश्चन है। संविधान का अंग है और ये निर्णय दिया था कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आपको लिखना है मौलिक ढांचा, संविधान का मूलभूत ढांचा लिख लीजिए। संविधान का मूलभूत ढांचे क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत कब दिया गया? तो संविधान के मूलभूत ढांचे में संविधान संशोधन के द्वारा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और कहा गया कि प्रस्तावना में अर्थात उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। देखिए क्या क्या हुआ। उद्देशिका संविधान का अंग है, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है और लेकिन संशोधन के द्वारा संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत भी 1973 में एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में दिया गया था। और इससे ये कैसे पता चलता है कि उद्देशिका संविधान की कुंजी है? तो यहाँ पे कहा गया था कि यदि संविधान की व्याख्या में कोई अस्पष्टता हो रही है, संविधान की व्याख्या में यदि कोई अस्पष्टता हो रही है तो वह उद्देशिका का सहारा लिया जाएगा और उद्देशिका के आधार पर ही संविधान की उस बात की व्याख्या की जाएगी। और उसी से हमको ये पता चलेगा कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, जब संविधान बना रहे थे तो उनके मन में कौन से भाव थे, वो भारत के लिए क्या चाहते थे। तो कहा गया है कि जहां पर अस्पष्टता होगी संविधान में, संविधान की व्याख्या में, वहां उद्देशिका का सहारा लिया जाएगा। इसलिए उद्देशिका को संविधान की कुंजी माना जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती जा रही है। मैं तो बढ़ाता जा रहा हूँ, आप लिख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। बहुत सारे मित्र ऐसे भी होंगे कि जिनको ये सारी चीज़ें हो सकता है पहले भी बताऊँ तो उनका रिवीजन हो रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ। लेकिन इस बात का तभी पता चलेगा जब आप लिख कर बताएंगे मित्रों। और अगर आप क्लासेस में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो हम बाद में वो परिवर्तन भी कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, इसका उल्लेख कहां पर किया गया है संविधान में? मैंने शायद कल की क्लास में संविधान की में बताया था कि अनुच्छेद 28, इसका उत्तर होगा 13 का अनुच्छेद 28 क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि यदि कोई भी शिक्षण संस्थान राज्य से सहायता प्राप्त कर रहा है या राज्य ने उसे स्थापित किया है तो किसी भी प्रकार के धर्म की शिक्षा वहां पर मान्य नहीं होगी, शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका उत्तर ये होगा। उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा मित्रों, मैंने मिटा दिया इसको। तो अब आते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में एक नागरिक सभा कर सकता है, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है कि बाहर कोई भी नागरिक सभा कर सकता है, ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो मैं समझ रहा हूँ कुछ मित्र अपने आप बता देंगे, मुस्कुरा रहे होंगे ये चीज को लेकर। तो अनुच्छेद 14 नागरिक सभा कर सकता है, एक नागरिक सभा कर सकता है, ये दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 19 में। नागरिक सभा कर सकता है, नागरिक सभा याद आ रहा है आपको? कल की क्लास में हमने ये कहा था, लिख लीजिए थोड़ा सा।
अनुच्छेद 19 कै, अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, याद आ रहा होगा? नहीं, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 19(1) कै में दिया गया है ये सारी चीज, अनुच्छेद 19(1) में कै, और दूसरा है मित्रों खे, आप लिखते रहना। खे में दिया गया है कोई भी आदमी सभा कर सकता है, एक नागरिक सभा कर सकता है, एक कोई भी नागरिक सभा कर सकता है। सभा करने का मतलब है शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, बैठकर बातें कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, बिना हथियारों के कर सकते हैं, किसी को दिक्कत ना हो इस तरीके से कर सकते हैं। कै खे गे, कल की क्लास आप देख सकते हैं, इसमें दिया है कि आप संगठन बना सकते हैं। गे में दिया है कि आप संगठन बना सकते हैं, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। कै खे गे घे, घे में दिया है मित्रों कहीं पर आ जा सकते हैं, मतलब आने जाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसके बाद है अणे, कहीं भी निवास कर सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं आप। निवास का मतलब है मित्रों, फर्ज करिए कि आपकी नौकरी, आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, CISF या BSF में बन जाते हैं, किसी अन्य फोर्स में बन जाते हैं, और आपकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में हो जाती है या केरल में हो जाती है। आपको लगता है कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, आप वहाँ 20 साल तक नौकरी करते हैं और आप इरादा बना लेते हैं, तो वहीं पर प्लॉट लेकर मकान बना सकते हैं या मकान खरीद कर वहीं रह सकते हैं। तो इसका मतलब है कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता आपको हो सकती है। इसके बाद चय, इसको हटा दिया गया है, याद रखना है, एक क्लास में मैं ये बता भी चुका हूँ। 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने प्रॉपर्टी का जो अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया था। अनुच्छेद 19 के चय में वो रखा गया था, इसका उल्लेख हम कर चुके हैं। अब है छह छत्री, ये है कहीं पर भी कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कि आप जो चाहे व्यवसाय कर सकते हैं, आप कोई डिग्री धारण कर सकते हैं, लेकिन इसमें अब देखिए दोस्तों, ठीक है, कोई व्यवसाय कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में कै खे गे घे अड़े चय और छह तक, चय को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर एक और चीज का उल्लेख देख लीजिए, अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 में दिया गया है कि ये जो स्वतंत्रताएं हैं, जो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं हैं, ये स्वतंत्रताओं पर कुछ निर्बंधन भी हैं, इन पर थोड़ी रोक लगाई गई है, क्योंकि इन स्वतंत्रताओं से दूसरे लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं इस बात को कि फर्ज करिए कि आपका मन कर रहा है कहीं आने जाने को, तो दिल्ली चले जाइए, लेकिन आगरा चले जाइए। फर्ज करिए कि आप कह रहे हैं रात को 12 बजे कि मुझे तो आगरा में ताजमहल देखना है, तो ताजमहल आपके लिए थोड़ी ना खुलेगा। इसीलिए कहा गया है कि अनुच्छेद 19(2) के द्वारा कुछ क्लॉज बनाई गई हैं, कुछ मतलब निर्बंधन लगाए गए, कुछ रोक लगाई गई है इन स्वतंत्रताओं पर। फर्ज करिए कि आप चले जाते हैं, मुझे तो राष्ट्रपति भवन घूमना है रात को, तो कौन जाने देगा आपको? तो इसका मतलब है ऐसे निर्बंधन लगाए गए हैं कि ताकि उससे दूसरे किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो। तो अनुच्छेद क्लॉज 2 में निर्बंधन लगाए गए हैं स्वतंत्रताओं पर। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में कै से 6 तक 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहले 7 स्वतंत्रताएं थी, 7वीं को जो 6 में रखी गई थी वो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी, उसको हटा दिया गया। मित्रों कैसी लग रही है क्लास आपको? बताइएगा जरूर प्लीज। चलो इसे मिटा देते हैं। अब हम आ चुके हैं नागरिक को सभा करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 हो गया मित्रों। अब आप देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर नहीं हो, अगर ना तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और ना लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका उत्तर होता है कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो लोकसभा स्वयं इस बात का निर्णय करेगी कि उनकी बैठक के लिए अध्यक्षता कौन करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, इसमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं देख लेता हूँ कहीं उल्लेख न प्रयोग की नियुक्ति, संसद के सदस्यों की योग्यता। यस, एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आता है कि अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी? संविधान में जो 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 लोकसभा है, लोकसभा अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 84 में दिया गया है।
देखिए अनुच्छेद 15 यहाँ पे लिखा है संसद के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 84 में है। तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता यही होती है कि वो न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। मैं बता रहा हूँ आपको लोकसभा के अध्यक्ष की योग्यता के बारे में कि वो न्यूनतम 25 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, संपूर्ण भारत में कहीं भी किसी भी स्थान का नागरिक हो, वो आदमी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वो और संसद के सदस्यों के बारे में हम बातें आगे करेंगे। अब अनुच्छेद 359 में क्या है? अनुच्छेद 359 में क्या है? अनुच्छेद 359 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 359 में ये दिया गया है, अनुच्छेद 359 में ये दिया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी अनुच्छेदों को थोड़े समय के लिए हटा दिया। जो मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद हैं उनको थोड़े समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है, समाप्त नहीं होते हैं। इसकी बात हम और आगे करेंगे। अभी थोड़ा सा रह गया है हमारा मौलिक अधिकारों का पक्ष। आज हमने ये नई क्लास लगा दी बीच में। तो अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी अनुच्छेदों को, सभी मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है, उन पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी को हटाया जा सकता है। ये दो नहीं हट सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 368 में क्या है? अनुच्छेद 368 में ये दिया गया है कि यदि कोई देश भारत पर आक्रमण कर देता है, कोई देश भारत पर आक्रमण कर दे, क्या कर दे? भारत पर आक्रमण कर दे, तो आक्रमण करते ही अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं अपने आप हट जाती हैं। अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं, तो समझ गए होंगे आप। अनुच्छेद 368 नहीं है ये दोस्तों, गलत हो गया, 358, 359 यहाँ पे लिखना है। 358 में क्या? 368 तो मैं समझा चुका आपको, इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना। 18 क्वेश्चन 18 संसद सदस्यों की योग्यता 84 में दी गई है दोस्तों। हम बात कर लेंगे। लोकसभा में सदस्य बनना है तो 25 साल की न्यूनतम आयु चाहिए। राज्यसभा में सदस्य बनना है तो 30 साल की न्यूनतम आयु चाहिए। पीएम की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन आता है भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, पीएम की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की, पीएम की नियुक्ति करते हैं, पीएम की नियुक्ति करते हैं। आगे आपको जानना है तो ऐसा जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। बस इतना ही जानना है। अनुच्छेद 20 गणतंत्र होने का क्या तात्पर्य है? तो सर दोस्तों मैं बताता हूँ गणतंत्र होने का क्या तात्पर्य। भारत एक गणतंत्र देश है, भारत एक गणतंत्र देश है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है। और गणतंत्र होने का क्या तात्पर्य है? गणतंत्र होने का तात्पर्य ये है कि भारत के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, भारत के राष्ट्र प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी प्रश्न बनता है, राष्ट्र प्रमुख कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्र के प्रमुख माने जाते हैं। और जहाँ भारत में राष्ट्र प्रमुख नियुक्त नहीं होता है, उनका निर्वाचन होता है। तो राष्ट्र प्रमुख का मतलब हो गया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो नियुक्त नहीं होते हैं। 5 साल के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष वोटिंग की जाती है राष्ट्रपति के लिए। ये सारी चीजें हम समझाएंगे।
राष्ट्रपति का जो टॉपिक जब करवाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन पूरे हो गए मित्रों। उम्मीद है आपको खूब अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपने नोट्स बनाए होंगे, बहुत सारी चीज़ आप पहले से जानते होंगे तो वो आपने अब लिख ली होंगी। दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है, आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहें। इस बार सब इंस्पेक्टर बन जाएं आप। अगर आप सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, कोई और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो नौकरी मिल जाए। मैं आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। मेरा नंबर है 92 86 87 38 59। इस नंबर पर आप मुझे, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल कर सकते हैं। कोरोना काल में किसी भी प्रकार की मदद हो, कोई क्लास चलवाने की ज़रूरत हो दोस्तों, तो मैं आपके लिए सदैव तैयार हूँ। और क्लास हम बढ़ा देंगे। तो मेरी उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दें। बहुत अच्छी तरह समझ में आई है तो खूब लाइक करें, खूब कमेंट करें, खूब शेयर करें। हमारे चैनल को फेमस करवाइए मित्रों। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।